कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन सा स्टूडियो हमको चाहिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर टुडेज सेशंस। एंड्रॉइड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नीड्स टू वे। अगर हमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सीखना है, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग हमको सीखना है, तो देयर आर टू वेज। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आप सेटअप मैन्युअली कर सकते हो और सेटअप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। अगर आप सेटअप मैन्युअली करना चाहते हो तो इक्लिप्स डाल दीजिए और वहाँ पे सभी सारे कॉन्फ़िगरेशन लगा दीजिए, और वो एनवायरनमेंट जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है वो वहाँ पे काम कर रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो में। सो हम ये एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, सेटअप ऑटोमेटिकली यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेडीके चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट। वो डेवलपमेंट किट आपके एसडीके के साथ काम कर रहा है, यानी कि एंड्रॉइड एसडीके। एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। ये जावा के प्रोग्राम के लिए है और ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए है। दोनों का मतलब ये है। एसडीके के साथ हम एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ भी डाल सकते हैं और एसडीके हम इक्लिप्स के साथ भी डाल सकते हैं। तो देखिए एंड्रॉइड का एसडीके जो आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो स्टूडियो के अंदर इनबिल्ट आ जाता है, जबकि इक्लिप्स में आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सो एंड्रॉइड स्टूडियो में यानी कि आप जो एसडीके डाल रहे हो एसडीके, उसमें क्या आता है, तो उसमें लाइब्रेरीज आती हैं, डिबगर आते हैं, इम्यूलेटर आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आता है और सैम्पल कोड आता है। वी विल सी इट वन बाय वन thoroughly with insurance. So please understand, Android development environment, that means you are going to install Android Studio plus SDK. So where to write code? So जो आप कोड राइट करने जा रहे हो, जो भी कोड आप राइट करते हो वो एनवायरनमेंट के अंदर ही राइट करते हो रिगार्डिंग टू योर एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम डाउनलोड टूल्स, एसडीके और सेटअप फाइल्स। ये आपको चाहिए ही चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया। अब एंड्रॉइड स्टूडियो इतना मज़ेदार हो गया है कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो को डाल देंगे अपने पीसी में और वो ऑटोमेटिकली अपने आप सभी सारा एनवायरनमेंट खड़ा कर देता है और आप फिलहाल उसके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ कर सकते हो। सो एंड्रॉइड स्टूडियो इज़ अ ऑफिशियल आईडी फॉर एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग। सो देख लीजिए, आपके जेडीके के साथ एंड्रॉइड स्टूडियो डालना वो आपके लिए एनवायरनमेंट खड़ा करता है, एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग। अब वो चीज़ क्या है जो आपको सिस्टम के रिक्वायरमेंट में चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर रिक्वायरमेंट क्या है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, वी कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8 और 10 फॉर 64 बिट। yes, you can use Linux, you can also use Mac, but right now most of the students have a Windows operating system, so I'm talk about Windows operating system configurations. Second things, we need 4 GB minimum RAM, but 8 GB is recommended. Please understand, 8 GB is recommended. If it is 8 GB होगा तो फिलहाल वो स्मूथली वर्क करेगा। तीसरा चीज़, आपको हार्ड डिस्क चाहिए, मिनिमम 4 GB जगह चाहिए आईडी के लिए, 1.5 GB जगह चाहिए एसडीके के लिए और इम्यूलेटर के लिए। तो इतनी जगह तो आपको चाहिए ही चाहिए, यानी कि 5.5 GB का डेटा वो कवर करता है, स्टोर करता है। सो मिनिमम 5 GB का डेटा अगर आप रखेंगे, 4 GB की स्पेस रखेंगे, तब जाके आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पीसी में इंस्टॉल होगा। तीसरी चीज़, आपको रिजोल्यूशंस 1280 से लेकर 800 तक मिनिमम स्क्रीन रिजोल्यूशंस रखना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, 1280 से लेकर 800 तक का स्क्रीन रिजोल्यूशंस आपको आपके पीसी में होना चाहिए, तब जाके ये काम कर रहा है। ये सभी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से ली है developer.android.com/studio। उसके अंदर कौन से टूल्स आते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। हम क्यों एंड्रॉइड स्टूडियो ही पढ़ रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड फास्टेस्ट टूल फॉर बिल्डिंग द एप्लीकेशंस फॉर एवरी काइंड्स ऑफ एंड्रॉइड डिवाइसेस। उसके अंदर विजुअल लेआउट आता है, इस तरह से दिखता है, जो आप अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो वो चीज़। उसके अंदर एपीके एनालाइजर आता है, यानी कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो बनता है उसके हम एनालाइज कर सकते हैं, कितनी जगह ले रहा है, कौन सा रिसोर्सेज कितनी स्पेस ले रहा है, उसका classes.dux फाइल कितनी जगह ले रहा है, उसका बाकी सब रिसोर्सेज कितनी फाइल ले रहा है। वो फास्ट इम्यूलेटर आता है, वो आप देख रहे हो, आप अपने पीसी में रन कर देख चुके हो कि वो कैसे वर्क करता है। इंटेलिजेंस कोड आते हैं, जैसे ही आप डॉट लिखते हो वो अपनी हेल्प आपके सामने रख देता है और कई सारी फैसिलिटीज़ आपके सामने यूजुअली डिस्प्ले करता है। ये देखा था प्रैक्टिकल हेलो वर्ल्ड देख चुका हूँ, प्लीज़ रिपीट कर रहा हूँ जिन सारे बच्चों को पता नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। जब हम हेलो वर्ल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं तो हमको फिलहाल क्या करना पड़ता है, ये हमारा टारगेटेड आउटपुट है। टारगेटेड आउटपुट करने के लिए हमको पहले एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना पड़ता है, उसके बाद उसका वेलकम एंड्रॉइड स्टूडियो करके मैसेज आता है, उसमें आप स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट करते हो।
अंडर दैट क्रिएट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट और हेलो वर्ल्ड नाम का एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन नेम में लिख देते हो। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन नेम लिखा है हेलो वर्ल्ड, बाकी सब आप अपना लीव कर दीजिए, कुछ भी मत कीजिए और नेक्स्ट बटन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट बटन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट बटन को प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आपको प्रोजेक्ट का लोकेशन यानी कि आपको कहाँ स्टोर करना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद आप यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट नेम दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पे android.example.com फॉर कंपनी डोमेन। अब यहाँ पे मेरी एक आपको रिक्वेस्ट आती है और आपको थोड़ा समझदारी ध्यानपूर्वक लेना है। ये यूनिक होना चाहिए। जब आप सभी प्रैक्टिकल के लिए आप एक ही नाम दे रहे हो अभी तो, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट लेवल पे हो कि android.example.com एक ही नाम लिख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप ये अगर प्रैक्टिकल अपने प्ले स्टोर में रन करने जाओगे और दूसरा प्रैक्टिकल अगर प्ले स्टोर में आपने अपलोड करना चाहा तो ये प्रैक्टिकल ये डोमेन के कारण वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये जब आप किसी भी चीज़ को अपलोड करना चाहते हो प्ले स्टोर में तो यूनिक कंपनी डोमेन चाहिए। अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैंने यहाँ नोट पे तौर पे लिखा है, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू पब्लिश योर ऐप यू कैन एक्सेप्ट द डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट कब एक्सेप्ट करना है? जब आपका टारगेट नहीं है कि ये मुझे मेरे प्ले स्टोर में पब्लिश नहीं करना है। अगर पब्लिश करना है तो आपको यूनिक यहाँ पे डोमेन नेम चाहिए ही चाहिए, आपको यूनिक बनाकर ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्ले स्टोर एंड्रॉयड का प्ले स्टोर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपके लिए नया चीज़। दूसरा चीज़ कहने जा रहा हूँ, आप जो लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हो जैसे कि इंक्लूड C++ और कोटलिन सपोर्ट्स एंड नेक्स्ट करने के बाद आप वहाँ पे टारगेटेड एंड्रॉयड डिवाइसेस सिलेक्ट करते हो, जैसे कि API 15 मैंने वो बताया था कि 100% यूजर्स यूज़ करें, उसके लिए आपको मिनिमम SDK सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है, देख लीजिए, आप फ़ोन एंड टैबलेट को सिलेक्ट करते हो और फिर आप ये सिलेक्ट कर देते हो। तो ये सारी चीज़ आपको इससे आपको हेल्प मिलेगा। मैंने यहाँ पे बताया था हेल्प मी चूज़, आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिवाइसेस कितने परसेंटेज में आपका मिनिमम यूज़र्स SDK को रन करते हैं। फिर मैंने ये बताया कि आपके अंदर अगर इंस्टेंट ऐप सपोर्ट वाला ऑप्शंस है तो आप उसको भी सिलेक्ट करते हो। इंस्टेंट ऐप सपोर्ट यानी कि क्विकली वो रन हो जाता है, उसको इंस्टॉल करने के टारगेट बनाकर नहीं चलता है। आप एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो। एक्टिविटी है क्या? एक्टिविटी इज अ सिंगल फोकस थिंग्स विच कैन यूजर डू। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वेयर यूजर्स आर गोइंग टू इंटरेक्ट, यानी कि यहाँ से ही इंटरेक्शन शुरू होता है। अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट प्रेस करना है, वो बता चुका हूँ, यानी कि आपको एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप करते क्या हो वो देखिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्ट करते हो और यहाँ पे दो चीज़ बनती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट एनी एक्टिविटी देयर आर मेन टू थिंग्स। वन थिंग दैट इज कॉल्ड जावा फाइल, दैट्स नेम इज मेन एक्टिविटी डॉट जावा। बाई डिफ़ॉल्ट जो नेम आता है वो बोल रहा हूँ। और दूसरा उसका लेआउट फाइल बनता है जिसका नाम है activity_main.xml। दोनों का मतलब ये है कि activity_main.xml वो डिज़ाइन के लिए है और main activity.java वो आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए है। दोनों में से कंपलसरी कौन है? तो main activity.java। अगर डिज़ाइन नहीं है तो चलेगा, लेकिन main activity.java नहीं है तो आपका प्रोग्राम वहाँ से ही रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ से उसकी एक मेथड आती है जिसका नाम है सेट कंटेंट व्यू। उसके अंदर आप ये लेआउट को सेट करते हो, मैंने वो प्रैक्टिकली आपको बता चुका हूँ। यानी कि ये दो फाइल बनती है जब आप किसी भी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हो, मेन एक्टिविटी और activity_main। अब ये चीज़ आती है आपके लिए बैकवर्ड कंपेबिलिटी। उसका क्लास का नाम है ऐप कॉम्पैक्ट। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू थिंग्स। जब आप किसी भी प्रोग्राम को बैकवर्ड कंपेबिलिटी यानी कि ऐप कॉम्पैक्ट वाला क्लास सिलेक्ट करते हो तो उसका इंश्योरेंस ये है कि यू कैन रन योर एप्लीकेशंस विथ बैकवर्ड कंपेबिलिटी ऑप्शंस और प्रीवियस वर्जन्स ऑफ एंड्रॉइड। यानी कि अभी फ़िलहाल आप 7 में हो और आपको ये प्रैक्टिकल लोअर में रन करना है, 6 में रन करना है, 5 में रन करना है, तो ये क्लास आपको यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। यानी कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास विल हेल्प यू टू रन योर लोअर वर्जन्स प्रोग्रामिंग कोड।
यानी कि वर्जन पे ये हेल्प करता है, और फिनिश बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये लुक मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये लुक आता है, और ये लुक में आपको सिर्फ और सिर्फ प्ले बटन को प्रेस करना है, जो रेडीमेड मिलता है टॉप पे। यहाँ पे मेन्यू पे ऊपर टॉप पे वो प्ले बटन करेंगे तो इम्यूलेटर में ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये इम्यूलेटर का एरिया है, ये आपका एक्चुअल स्क्रीन है, और ये आपका ब्लू स्क्रीन एरिया है। यानी कि यहाँ पे जो रखोगे उसका इंटरनल पार्ट्स कैसे वर्क हो रहा है बैकग्राउंड पे, तो ये उसका लुक है। ये आपका कंपोनेंट्री एरिया है, ये आपके सभी पैलेट्स है जहाँ पे सभी सारे कंपोनेंट्स आते हैं, और ये सभी सारे उनके मेन्यूज है जो कंसेंट्स टाइम आप यूज करते रहते हो। यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही है, एक्टिविटी मेन अंडरस्कोर XML जो डिजाइन के लिए है, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो आपके कोडिंग के लिए है। ये आपका कोडिंग का पार्ट है जहाँ से मैंने इसकी बात कर रहा था। सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity_main, यानी कि जावा का फाइल का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है जबकि XML फाइल का इम्पोर्टेंस कम है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, ये क्लास की बात कर रहा था, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, यानी कि लोअर वर्जन के कोड में, अभी ये मान के चलो कि आप 7 में रन कर रहे हो और 7 से भी लोअर आप रन करना चाहते हो, तो ये इसके कारण आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकोगे। सो इसके बाद मैंने आपको दो एक्टिविटीज़ को कॉल करने को सिखाया था। ये बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदलने को सिखाया था। उसके अंदर मैंने ये कोड भी सिखाया था, इंटेंट का ऑब्जेक्ट, न्यू इंटेंट, और दो चीज़ यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, देख लीजिए, एक्टिविटी का नाम नहीं लिखा है, डायरेक्टली दिस लिख दिया, मतलब वो वही समझता है कि मैं मेन एक्टिविटी के ही बात कर रहा हूँ। अगर आप मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिख कर रखेंगे तो वो अच्छी हैबिट है। और आपका ये टारगेटेड एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, और स्टार्ट एक्टिविटी नाम का मेथड जो आपकी दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करने को लिए कह रहा है। डोंट वरी अबाउट द अदर्स कोड, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन वेरी सून, नो प्रॉब्लम। This is our today's sessions, or we are here in fundamental of Android mobile applications. So up to now we already know about that what is applications component, or the components are activities, services, broadcast receiver or intent, and your content provider. Now today we are also know about that we have several additional components, that is called fragment, view, layouts, intent, resource, and manifest. We will see one by one later on when it is required. We already talk about types of intent. The intents types are explicit or implicit. If we are talk about explicit intent, that means they are connected internal world of applications. That means we can move from one activity to another activity using the intent class. I is the object, new is a memory management operator, and intent is a constructor. Under the constructor we have to pass two parameters. The first parameter, that means source activity, like this, and this is your targeted activity, like this. So your targeted activity always mentioned with dot class, and your source activity always mentioned with dot this. Using start activity, your activity will be moved from first activity to second activity. Using start activity, your activity will be moved from first activity to second activity using the object of intent. This is called explicit intent, only for internal world of applications. Let me talk about implicit intent. Implicit intent, that means you are not going to provide the name of target. You are not going to provide name of target. Here target is mentioned, that is second activity dot class. But in implicit intent you are not going to mention any activities name, so it is left blank, यानी कि वो पूरा blank रहेगा. Implicit intents are used to activate component in other applications. देख लीजिए यहाँ पे contact list को मैंने डिस्प्ले किया है. contact list आपके एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, फिर भी हम उस contact list को ओपन कर रहे हैं. सो ये इंटेंट का क्लास, ये उनका ऑब्जेक्ट, और अभी फिलहाल इंटेंट में दो पैरामीटर ब्लैंक है. उसमें हमने दो मेथड को यूज किया है, इंटेंट ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्शंस. अंडर द एक्शंस वी आर गोइंग टू यूज एक्शन व्यू. ये फिलहाल कंपोनेंट्स कंसोनेंट वैल्यू है, रेडीमेड जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो एक्शंस व्यू के लिए, यानी कि देखने के लिए. और जो हम डेटा सेट करने जा रहे हैं, एक्शन में हम व्यू कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं.
और हम जो डेटा को सेट करने जा रहे हैं वो है कॉन्टेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ये क्लास के अंदर, उसका सब क्लास के अंदर कंटेंट यूआरआई, यानी कि ये जो कंटेंट यूआरआई है वो आपके मोबाइल के अंदर, स्मार्ट मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट है उसका लिस्ट, यानी कि वो यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, वो एरिया आपको दिखाएगा यूजिंग योर इंटेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इम्प्लिसिट इंटेंट हुआ। आप अपने एक्टिविटी में हो फिर भी आप दूसरे एक्टिविटी के दूसरे एरिया में आप जा सकते हो, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट इंटेंट। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेंट। ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन होता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेंट टाइप्स।